मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में उनके समर्थन पे खड़ा हुआ हूं। नहीं है महोदय, तो सबसे पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार सुशासन, सुरक्षा, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ शांति और सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित कर रही है। सिर्फ दो विषयों पे अपनी बात रखना चाहता हूं। मान्यवर, कल हमारे नेता प्रतिपक्ष ने दो बातें रखी, एक जाति जनगणना और दूसरा क्रेडिबिलिटी। मैं सबसे पहले जाति जनगणना पर एक विषय रखना चाहता हूं। हमारी पार्टी और हमारी नेता प्रारंभ से जाति जनगणना की मांग करती रही है और हमारी पार्टी आज भी ये कह रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से बस इतना पूछना चाहता हूं, जाति जनगणना सामाजिक न्याय का एक ऐसी बिंदु है जिस पर सामाजिक न्याय की बात उठाने वाले हर व्यक्ति को सहमत होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जितने भी सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, दल हैं, व्यक्ति हैं, सबके लिए जाति जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि हमारी समाजवादी पार्टी के साथी 4 बार सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने एक बार भी जाति जनगणना का विषय कभी उठाया हो तो मुझे बताएं। मान्यवर, जैसे ही विपक्ष में आते हैं जाति जनगणना की बात याद आ जाती है। मान्यवर, मैं एक विषय रखना चाहता हूं, अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से पूछना भी चाहता हूं कि ये जो जाति जनगणना का विषय 2012 से हमारी नेता जब इस सदन की सदस्य बनी पहली बार, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने कई बार यह विषय उठाया। उस दौरान 2012 से लेकर के 2017 के बीच में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने जाति जनगणना के विषय में एक भी पेन चलाया हो तो उदाहरण सदन के सामने रख दें। एक विषय अपने समाजवादी पार्टी के साथियों के सामने रख रहा हूं कि 1996 में माननीय रक्षा मंत्री के रूप में आदरणीय नेताजी थे। सैनिक स्कूल उन्हीं के अंतर्गत आता था, उन्हीं के मंत्रालय में आता था। उसी सैनिक स्कूल पूरे भारत में पिछड़े वर्ग के छात्र भी पढ़ते थे। हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों को उस समय कभी क्यों याद नहीं आया कि इस सैनिक स्कूल में भी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण होना चाहिए। मान्यवर, मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथियों को एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस की आदरणीय नेता भी बैठी हुई हैं। जब 2008 में नीट का कॉन्सेप्ट लागू हुआ और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उसमें आरक्षण नहीं दिया गया, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के सांसदों के दम पर वो सरकार चल रही थी। क्यों छोड़ दिया गया? क्यों पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देना छोड़ दिया गया? क्यों हमारे समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, साथियों ने उस समय विरोध नहीं किया? मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने जब भी हमारी नेता ने, चाहे केंद्रीय विद्यालय, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे नीट में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का विषय हो, जिम्मेदारी के साथ उनके सामने रखा तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन वर्गों के छात्रों को आरक्षण देने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मान्यवर, मैं समाजवादी पार्टी के साथियों को कुछ डेटा याद दिलाना चाहता हूं। हमारे बीच मैं साथियों को बताना चाहता हूं कि 1882 में हंटर आयोग का गठन सबसे पहले आरक्षण के लिए हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में सरकारी नौकरी में आरक्षण का विषय सबसे पहले उठाया था। हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों को सब चीजें याद भी नहीं है और सुनने के लिए क्षमता भी नहीं है, इसीलिए आधे से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर यहां पर सदन में मौजूद नहीं। मैं समाजवादी पार्टी के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1901 में साहू जी महाराज ने सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था को अपने राज्य में लागू करने का काम किया। मैं समाजवादी पार्टी के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1909 में भारत सरकार अधिनियम में सबसे पहले आरक्षण का विषय तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया। 1931 में जाति जनगणना का पहली बार भारत में कॉन्सेप्ट लागू हुआ। साथियों, 1953 में मैं कांग्रेस की हमारी नेता बैठी हैं, इनकी सरकार थी, क्षमा करिएगा माननीय अध्यक्ष जी, हमारी कांग्रेस की नेता बैठी हैं, मैं इनको भी याद दिलाना चाहता हूं। 1953 में काका कालेकर आयोग बना और काका कालेकर आयोग में पिछड़े वर्गों के लिए जो भी सिफारिशें थी उनको लागू ही नहीं किया गया, उनको अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसे हमारे लोग हैं जो आज पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1979 में जब मंडल आयोग का गठन हुआ और फिर 1980 में उस मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, उस मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में 9 साल लगे। 1990 में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस महापुरुष को, आदरणीय बीपी सिंह साहब को, जिन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया और पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की एक नई दिशा और दशा लिखने का काम किया। मैं आज इस अवसर पर जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कल एक बात रखी कि जाति जनगणना में कौन कौन हमारे साथ हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं, जाति जनगणना के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सामाजिक न्याय की बात करने वाला हर व्यक्ति जाति जनगणना के पक्ष में खड़ा है। उनके लिए यह चुनावी फार्मूला हो सकता है, पर हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। मैं एक बात और यहां पर कहना चाहूंगा, आरक्षण हमारा अधिकार है, यह कोई भीख नहीं है। यह विषय हर सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति के दिमाग में, दिल में बैठी हुई है महोदय। इसलिए जो इसको चुनावी फार्मूला के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, एक बार पहले झांक लें कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने इस विषय को कभी क्यों नहीं उठाया। मान्यवर, दूसरा विषय हमारे कल नेता प्रतिपक्ष ने एक बात रखी, क्रेडिबिलिटी। इसमें क्रेडिबिलिटी में बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु रखा है उन्होंने। क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा आप करते क्या है, कहते क्या है, इसकी भी एक क्रेडिबिलिटी होती है। कथनी और करनी में अंतर क्या है, मैंने जाति जनगणना के विषय पे हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों के सामने रख दिया। आदरणीय वर्मा जी के सामने मैं बहुत जूनियर हूं, बहुत सीनियर है, मैं उनके सामने क्या रखूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि क्रेडिबिलिटी शब्द जो है, आप स्वयं सोचिए कि आपने अगर जाति जनगणना के बारे में कभी कुछ सोचा होता, कुछ किया होता, तो आज आपको उसको चुनावी फार्मूले के रूप में इस्तेमाल ना करना पड़ता और जनता आपको 17, 19 और 22 के चुनाव में डिस्क्रेडिट न कर देती। मान्यवर, मैं तो अपनी धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार ने। कल एक विषय आया कि जापान कौन कौन गया था। जापान मैं गया था, मेरे वरिष्ठ मंत्री जयवीर सिंह साहब गए थे, और जापान में क्रेडिबिलिटी की जो बात है वो मैं बताना चाहूंगा मान्यवर, कि जापान में जब हम जापानी उद्योगपतियों से मिले तो सबने एक स्वर में एक बात कही कि ये मोदी जी का हिंदुस्तान है और उस मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें भरोसा है। हम जो पहले काम करते रहे हैं उससे ज्यादा उस मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें भरोसा है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को ईज ऑफ डूइंग में एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है। ये क्रेडिबिलिटी होती है मान्यवर। हमारे इसी उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार चलाने वाले लोग बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। आपको भी अवसर मिला था, आपने मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया? आपको भी अवसर मिला था,
आपने कैंसर हॉस्पिटल बनारस में जो बना है, आपने क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती रही है। आपने एक अच्छा कैंसर हॉस्पिटल जैसे बनारस में बना है, पूर्वांचल के कैंसर के लोग जो हैं पेशेंट वहां जाकर के इलाज करा रहे हैं। मानवर कभी आपने कोशिश करके देखी होती, पर आपके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है, क्योंकि फिर वही बात आती क्रेडिबिलिटी की। आप मानवर मैं तो तथ्यों के साथ आपसे बात कर रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा, लखनऊ में नहीं बना, अभी तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, फिर वही क्रेडिबिलिटी की बात आ रही है। अमेरिका की एक स्वयंसेवी संस्था ने 480 करोड़ रुपए इसी एसजीपीजीआई को डोनेट कर दिया है, इसी यूपीजीआईएस के दौरान। यही क्रेडिबिलिटी होती है सरकार की, यही मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है। हमारे साथी कहते हैं, कल चर्चा हो रही थी बार बार क्रेडिबिलिटी पर, हर गरीब व्यक्ति ने जिसको आवास मिला है, जिसको गोल्डन कार्ड मिला है, उसके मन में जो क्रेडिबिलिटी सरकार के प्रति बढ़ी है या मजबूत हुई है, उसी का नतीजा है कि 17 भी साफ, 19 भी साफ और 22 भी साफ और 24 में नतीजा आपके सामने आने वाला है। आपने कई फार्मूले बनाए, आपने गठबंधन भी किया, ऐसा बड़ा गठबंधन कि 19 में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया में यह था कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर क्रेडिबिलिटी की बात आती है, जो करता है उसी की क्रेडिबिलिटी बनती है। मान्यवर, मैं अपने समाजवादी पार्टी के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय आरक्षण का जब विषय था, तब आपने क्या किया? आज आप उल्टी बात करते हैं। जब प्रमोशन में रिजर्वेशन का विषय था, तब ने आपने संसद के अंदर आपने फाड़ करके फेंक दिया। ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, ये आपका सामाजिक न्याय के प्रति कमिटमेंट है। मान्यवर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कल बात हो रही थी कि हुआ क्या। जब आप कुछ करना चाहते हैं, आप जाकर के मिर्जापुर के अंदर एक बार देखिए कि परिवर्तन करने की अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो परिवर्तन होता कैसे है। आपको एक विश्वास आपको रखना पड़ेगा, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा। मान्यवर, मैं बहुत एक विषय पे अपने समाजवादी पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं। मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री हूं, शिक्षा से संबंधित विषय पे बात करता हूं। मेरे वरिष्ठ सदस्य, मेरे वरिष्ठ मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री भी बैठे हैं। मान्यवर, इसके पहले कभी किसी को इस बात की चिंता क्यों नहीं हुई कि यहां के विश्वविद्यालयों को भी नैक का ग्रेडेशन मिलना चाहिए? क्योंकि आपको इस बात की चिंता ही नहीं थी। आप 4 बार सरकार में रहे हैं और नैक के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है कि नैक का ग्रेडेशन होगा, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की एक अलग छवि बनेगी। मान्यवर, इस नैक का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्यपाल महोदया को, जिनके कुशल निर्देशन में उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा, सभी विभागों के सभी विश्वविद्यालयों ने तेजी से मेहनत किया पिछले 1 वर्षों में। और सबसे पहले गौरव के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले मदन मोहन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश में पहली बार A+ का नैक का ग्रेडेशन प्राप्त किया। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय ने A++ का ग्रेडेशन प्राप्त किया। ये इच्छा शक्ति है, ये क्रेडिबिलिटी है, ये काम करने की। मान्यवर, हमारे बहुत सारे साथी बार बार पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग का क्या हुआ। मैं तो एक विषय अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर चर्चा के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है, मैं अपनी पार्टी की ओर, अपनी नेता की ओर से, कि अगर वास्तव में आप पिछड़े वर्ग के हित की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करना चाहते हैं, तो आपको जहां अवसर मिले वहां करने का प्रयास करिए। मैं आपको एक उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में
आप जाकर के आप सारे सदस्यों को मैं एक वो कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में सामाजिक न्याय की अवधारणा कैसे लागू हो रही है, ये आप स्वयं जाकर के अपने स्तर से पता करिए कि कैसे सामाजिक न्याय की अवधारणा लागू हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 4 बार आप सरकार में रह चुके हैं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होती तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, आपको किसी बात का वो नहीं होता और जनता आपको नकारती नहीं। बस यही बात कहते हुए मैं आप सबको आपको अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी शुरुआत है इस विधानसभा में, आप सबके उसमें स्नेह और आशीर्वाद से मैं मंत्री के रूप में ये शुरुआत कर रहा हूं। तो मैं इतना बस कहना चाहूंगा कि जिस विषय पर जिस तरह से हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने यहाँ के बहस के वातावरण को बहुत ही उच्च स्तर पर ले जाने का काम किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और फिर अपने विपक्ष के साथियों से एक विषय कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि आप जो भी विषय रखें उनको तथ्यात्मक तौर पर रखें और आपने क्या किया उसको एक बार जरूर आपको सोचना चाहिए। एक अंतिम 2 पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अटल जी के श्रद्धेय अटल जी की 2 कविताएं थी, मतलब 2 लाइन मेरे को हमेशा याद रहती है। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। मैं इतना कहूंगा कि आपका मन छोटा है, इसलिए आप सत्ता से अभी बहुत दूर रहेंगे और आपका मन टूट चुका है। आप जो चीज बोल रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, वास्तविक रूप से उसे रख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको खड़े होने में अभी बहुत समय लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।